हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज प्रकाश का प्रवर्तन। कल मैंने बताया था प्रकाश के प्रवर्तन का कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताया था और कुछ बचा हुआ रह गया था, उसको आज हम पूरा करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के पार्ट 2 को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कल 20 गो ऑब्जेक्टिव मैं करवा दिया था, आज 21 नंबर से देखेंगे। 21 नंबर में कह रहा है, जब कोई किरण दर्पण की फोकस की दिशा में आपतित होती है। कहाँ से आपतित होती है? फोकस की दिशा में आपतित होते हुआ परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष, यहाँ पे अक्ष होगा, गलती से ये लिखा गया है, मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। कह रहा है जब कोई किरण दर्पण की फोकस की दिशा में आपतित होती है। कहाँ आपतित होगा? फोकस की दिशा में। तो वह प्रवर्तन के बाद क्या होगा? मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका फिगर बना करके हम। तो चलिए दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, और यह आपका वक्रता त्रिज्या ये हो गया फोकस। ठीक है। कह रहा है जब कोई प्रकाश की किरण क्या कर रहा है? फोकस की ओर आपतित होती है। मान लीजिए ये प्रकाश की किरण आया और यह फोकस से होकर के गुजरा, और दर्पण से प्रवर्तन के बाद क्या होता है? टकरा करके लौटेगा, तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर वापस लौट जाएगा। ये प्रकाश की किरण ऊपर से आया और फोकस से होते हुए क्या है? दर्पण पे टकराया, टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट होकर लौट गया। तो यह किस प्रकार से लौटा? मुख्य अक्ष के समानांतर लौट गया। तो ये फिगर से आप उसको समझ गए होंगे। चलिए ठीक है। अगला कह रहा है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित। वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। कह रहा है कि वक्रता केंद्र की दिशा में जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होगी तो परावर्तन के बाद क्या होगा? उसी दिशा में वो लौट जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसका भी फिगर हम। ये आपका वक्रता केंद्र है और ये हो गया आपका एफ फोकस। कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण कैसे आता होगा? वक्रता केंद्र से होकर के आता हो। ठीक है। वक्रता केंद्र से जब होकर के आएगा तो दर्पण पे टकरा पड़ेगा, और पड़ने के बाद फिर वापस क्या हो जाएगा? वह उसी पथ पे लौट जाएगा, यानी कि जिस पथ से ऐसे आया था और फिर वापस उसी पथ पे क्या होगा? लौट जाएगा। ठीक है। तो इस ऑब्जेक्टिव का यही मतलब था। क्या मतलब था? कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पर पड़ेगी तो वापस उसी पथ पे लौट जाएगी जिस पथ पर से वो आई थी। चलिए ठीक है, अब आगे देखेंगे। आगे में कह रहा है अवतल दर्पण का मुख्य उपयोग टॉर्च, वाहन के हेडलाइट, सर्च लाइट के रूप में होता है। जो अवतल दर्पण का उपयोग होता है वह कहाँ कहाँ होता है? तो टॉर्च के रूप में करते हैं, वाहन के रूप में करते हैं, और सर्च लाइट के रूप में करते हैं। चलिए उसके बाद है उत्तल दर्पण। 24 नंबर में क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है? जितने भी प्रकार की व्हीकल्स गाड़ी होती है, मोटरसाइकिल हो गया, साइकिल, बस हो गया, या फिर कार हो गया, ये सब में जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है। अगला है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ये हो गया। कह रहा है कि प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई को बोलते हैं आवर्धन। तो आवर्धन होता है, आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश और एच। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश और एच है जो आपका वस्तु की ऊंचाई है। तो ये हो जाएगा आवर्धन का सूत्र होता है। ठीक है। अब अगला कह रहा है 27 नंबर में, पहले 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर में कह रहा है प्रकाश के चारों ओर फैलने की प्रक्रिया को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। जब प्रकाश किसी भी
कण पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वह फैलने लगती है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए आगे कह रहा है, अगला देखते हैं 27 नंबर में, रोगियों की आँख, कान, नाक, गले और दांत, आँख, कान, नाक और गले, दांत आदि की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर क्या करते हैं, नाक, कान, आँख का जो इलाज करते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जो अवतल दर्पण होता है उसका वक्रता केंद्र और फोकस दूरी दोनों के दोनों क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी और फोकस दूरी वो दोनों के दोनों क्या होगा, धनात्मक होगा। जो उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण का जो फोकस होगा और वक्रता त्रिज्या दोनों के दोनों क्या होगा, धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण में दोनों प्लस होता है। क्या होता है, दोनों प्लस होता है, धनात्मक होता है। अब देखेंगे 29 नंबर में दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है। ये हो गया आपका दर्पण सूत्र। 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ये हो गया दर्पण सूत्र। ये हो गया 29 नंबर में। अब कह रहा है 30 नंबर में, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु की प्रतिबिंब आभासी, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है आभासी, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, चलिए तो ऑब्जेक्टिव जो था वो सबके सब खत्म हो गया और कुछ और बचा, उसको पूरा करवा देते हैं हम। तो ये आपका सॉरी पीछे जाओ। अब देखेंगे अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति और उसका आकार। यानी कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका स्थिति कैसा होगा, कहाँ होगा, आकार कैसा और प्रकृति कैसी होगी। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि जब अवतल दर्पण में वस्तु P और F यानी कि मुख्य अक्ष और फोकस, कहाँ, मुख्य और फोकस के अगर बीच वस्तु रखा हुआ रहेगा तो जो उसका स्थिति बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। कैसा होगा, आभासी और सीधा और वस्तु से बड़ा होगा। क्या होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। चलिए तो हो गया। अब देखिए अगला देखेंगे। अगला क्या रहा है, जब वस्तु फोकस पे होगा, कहाँ होगा, फोकस पे रखा होगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पे। वह अनंत पे बनेगा तो वास्तविक होगा। तो वास्तविक होगा तो स्वाभाविक क्या होगा, वो उल्टा होगा वस्तु के अपेक्षा। और वह वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है F और C यानी कि फोकस और वक्रता त्रिज्या कहाँ कहाँ रहेगा, फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच रहेगा। तो फिगर जो बनेगा वह वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच। वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वस्तु से उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। अगला है वक्रता केंद्र पे अगर रहेगा, वक्रता त्रिज्या पे अगर वस्तु रहा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता त्रिज्या पे ही बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता त्रिज्या पे ही बनेगा। और वह वास्तविक बनेगा। कैसे बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। जब वक्रता त्रिज्या पे रहेगा तो प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या पे ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। अब देखेंगे अगला में क्या कह रहा है, उल्टा हो गया। जस्ट यहाँ इसके अनंत और फोकस वक्रता त्रिज्या के बीच का जस्ट उल्टा है। तो यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि फोकस और अनंत के बीच अगर कोई वस्तु रखा है, कहाँ है, फोकस और अनंत के बीच है, तो जो
प्रतिबिंब बनेगा वह फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच बनेगा। जस्ट इसका अपोजिट है, ये इसका जस्ट अपोजिट है। अब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। नहीं, चलो ठीक है। अब अगला है, अगर कोई वस्तु अनंत पे रहा, कहाँ रहेगा? अनंत पे, तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा और वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। यानी ये इसका उल्टा है, इसका उल्टा ये है। नहीं, तो ये दो याद रखेंगे। सबसे पहले फोकस पे अगर कोई वस्तु रहा तो अनंत पे बनेगा, और जस्ट अगर अनंत पे रहा तो क्या हो जाएगा? फोकस पे बनेगा। ये सब बात को थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। याद करना है बहुत ही आसानी है टेबल, ठीक है। तो मैं टोटल को क्लियर कर देता हूँ, फिर से एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर फोकस रहा तो वस्तु अनंत पे बनेगा और वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा, और जस्ट उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अगर वस्तु अनंत पे रहा तो वह फोकस पे उसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, बहुत बड़ा तो बहुत छोटा, ठीक है। अगला, अगर कोई वस्तु फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच रहा तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा होगा, और जबकि उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच रहेगा तो फोकस पे बनेगा, फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा और छोटा। तो जस्ट ये इसका उल्टा है, ठीक है। बाकी ये तो है ही कि अगर वक्रता त्रिज्या पे अगर वस्तु होगा तो उसका प्रतिबिंब भी वही बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर, ठीक है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया और यह वीडियो क्या है, ख़त्म होता है आज का। तो फिर हम आपको मिलेंगे अगले चैप्टर में, प्रकाश के अपवर्तन में, ठीक है। धन्यवाद। इसमें मैं एक और टॉपिक बताऊंगा, प्रकाश के प्रवर्तन, उसके बारे में मैं पूरा के पूरा बताऊंगा, वो कल के वीडियो में बताऊंगा। प्रकाश से प्रवर्तन से जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं वह क्या है, कल मैं उसको एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें सारा चीज़ बता दूंगा, ठीक है। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम और प्रकाश के प्रवर्तन में कितने कारक, मुख्य कारक होते हैं, उसको भी मैं बताऊंगा साथ में, ठीक है। तो आज यह वीडियो ख़त्म करते हैं, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।